स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे तटस्थ वक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। और यह टॉपिक उपभोक्ता के संतुलन चैप्टर का ही एक पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि उपयोगिता को मापने के विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दो दृष्टिकोण दिए गए हैं। पहले दृष्टिकोण को गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसके समर्थक माल्थस, पीगू, वालरस, जेवंस आदि का ये मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जैसे दूध को लीटर में नापा जाता है, कपड़े को मीटर में नापा जाता है, चीनी को किलो में नापा जाता है, उसी प्रकार से मुद्रा एक ऐसा पैमाना है जिससे उपयोगिता को मापा जा सकता है। परंतु हिग्स, एलन, पेरेटो जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस चीज को गलत बताया और उन्होंने कहा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। रोटी जो है, मान लीजिए एक खाने का एक टिफिन है, एक व्यक्ति जो 3 दिन से भूखा है उसको वह अलग उपयोगिता देगा, एक व्यक्ति जिसने सुबह नाश्ता किया है उसको वह अलग उपयोगिता देगा, और एक व्यक्ति जो अभी अभी दावत में जाकर आया है उसको वह टिफिन कुछ भी उपयोगिता नहीं देगा। इसका मतलब है कि उपयोगिता जो वस्तुगत उपयोगिता होती है, यानी उपयोगिता वस्तु में नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक गुण है, वस्तुगत गुण नहीं है। अगर वस्तु में गुण होता तो रोटी की एक इकाई सभी को समान उपयोगिता देती, पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता रोटी देती है। इसका मतलब है कि ये एक व्यक्तिनिष्ठ गुण है, वस्तुनिष्ठ गुण नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, इसको क्रम प्रदान किया जा सकता है। इस विचारधारा को हम ऑर्डिनल अप्रोच यानी क्रमवाचक विचारधारा कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इस विचारधारा के समर्थक थे स्लास्की थे, विल्फ्रेड पेरेटो थे, यूरोन थे, जॉन आर हिग्स थे, आर.डी. एलन थे। इन सब ने यही माना था कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है। और उन्होंने जो विश्लेषण दिया, जैसे गणनावाचक विचारधारा वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उपयोगिता के बारे में जो विश्लेषण दिया था, जो कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उसी प्रकार से क्रमवाचक विचारधारा के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उपभोक्ता के संतुलन का जो विश्लेषण दिया उसे तटस्थ वक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तटस्थ वक्र कहा किसे जाता है, तटस्थ वक्र क्या है। तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है, इस कारण इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। यानी तटस्थ वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। चूंकि उसको हर बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, इस कारण वह इन बिंदुओं के प्रति उदासीन रहता है, इस कारण से इसको उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो देखिए तटस्थ वक्र क्या है। तटस्थ वक्र के माध्यम से हम उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को समझा सकते हैं। तो ये हमने क्लियर किया कि दो वस्तुओं का संयोग बताता है। अब देखिए, मान लीजिए संयोग एक्स वस्तु और वाई वस्तु संयोग है, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु। एक्स वस्तु मान लो 100 रुपए का नोट है और ये 50 रुपए का नोट है। पहले संयोग में 4 है, ये 2 है। दूसरे संयोग में ये 3 है, ये 4, इसमें 2 है, ये 6, और इसमें 1 है, ये 8 है। अब देखिए, अगर इसका हम वक्र बनाए, यह हमने एक्स वस्तु लिए, ये 100 रुपए का नोट, और वाई वस्तु लिए, ये 50 रुपए का नोट। अब देखिए, ए बिंदु पर ये 1 2 3 4 2 4 6 8, ये 2 4 6 8 1 2 3 4, ये मुद्रा के बारे में हम समझा रहे हैं जिसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है।
जब वस्तु के बारे में करेंगे तो कर्व आएगा, या मुद्रा के रूप में करेंगे तो सीधा आएगा। मेरा उद्देश्य आपको यह समझाने का है कि तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो यहां देखिए, ए संयोग 2x वस्तु, ये ए संयोग है, एक्स वाई वस्तु 50 के 2 नोट है, 100 के 4 नोट है। तो देखिए भाई, 50 के 2 नोट है, 100 के 4 नोट है, तो कुल मिलाकर रुपए कितने हुए? 500। ये 100 रुपए, ये 400 रुपए, ये 300 रुपए, ये 200 रुपए, ये भी 500। बी वस्तु पर ये 3 है, ये 4 है, सी पर ये 2 है, ये 6 है, डी पर ये, तो ये देखिए, ये जो वक्र है ए बी सी डी। अब देखिए, इसके हर बिंदु पर, डी बिंदु पर 8 50 के नोट है यानी 400 रुपए, और 100 का नोट है यानी 100 रुपए। यहां पर वैल्यू हुई 500 रुपए, यहां पर भी वैल्यू हुई 500 रुपए, क्योंकि 6 50 के नोट है, 2 100 के नोट है। यहां पर भी वैल्यू 500 हुई, और यहां पर भी 500 हुई। तो यहां देखिए, अगर एक उपभोक्ता से पूछा जाए कि आप ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे या डी लेंगे, तो वो कहेगा कोई सा भी दे दो, क्योंकि सब पर पैसा बराबर है। ए ले तो भी 500 रुपए मिलते हैं, बी लेते तो भी 500 रुपए मिलते हैं, सी लेते भी 500 रुपए मिलते हैं, डी लेते तो भी 500 रुपए मिलते हैं। तो तटस्थ वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के संयोग है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, इसका हर बिंदु दो वस्तु के संयोग को बता रहा है। डी पर भी 2 वस्तु है, सी पर भी 2 वस्तु है, बी पर भी 2 वस्तु है, ए पर भी 2 वस्तु है। तो देखिए, तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु 2 ऐसी वस्तुओं को संयोग को बताता है जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और जब हर बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है तो उपभोक्ता उदासीन रहता है कि ए दे दीजिए, बी दे दीजिए या सी दे दीजिए, इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है, इसलिए इसको उदासीनता वक्र कहते हैं। हमने यहाँ रुपए का उदाहरण लिया, तो रुपए की सीमांत उपयोगिता गिरती नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई, इसलिए ये सीधा आता है। अगर हम वस्तु को लेंगे तो थोड़ा कर्व होगा, इसके बारे में हम अभी बहुत बात करेंगे। तो देखिए, तटस्थ वक्र जो है वह, ये आपको क्लियर हो गया कि तटस्थ वक्र क्या होता है, तटस्थ वक्र किस प्रकार से बनाया जाता है, और इसका प्रत्येक, देखिए सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि तटस्थ वक्र का हर बिंदु 2 वस्तु के संयोग को बताएगा। मान लीजिए संयोग है, संयोग ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। अब देखिए, हम वस्तु को लेंगे, पहले मैंने एक बार आपको समझाने के लिए मुद्रा ली थी दोनों तरफ। अभी देखिए, वस्तु है ए संयोग में एक्स वस्तु जो है, एक्स वस्तु हम ले रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और वाई वस्तु यहाँ 25 है, 25 से 20 हो गई, यहाँ 16 हो गई, 16 के बाद 13 हो गई, 13 के बाद 11, F6 10। ये देखिए, अब यहां देखिए, आप हर एक एक्स वस्तु के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु, जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु बढ़ेगी, एक्स वस्तु की वैल्यू घटेगी, एक्स वस्तु की वैल्यू घटेगी, तो वाई पहले की तुलना में वो कम त्यागना चाहेगा। तो देखिए, मान लीजिए पहले उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु 1 है, वाई वस्तु है 25। अब एक्स वस्तु को 1 बढ़ाने के लिए वाई वस्तु का त्याग करता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर बोलते हैं इसको। एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु 5 छोड़ता है। मान लीजिए ये है चाय और ये है पान। एक उपभोक्ता दिन भर में 1 चाय पीता है और 25 पान खाता है। अब उसको लगता है सर्दी आ गई, मुझे चाय बढ़ानी चाहिए, तो वह चाय के 1 कप के लिए 5 पान का त्याग कर देता है। अब चाय 2 कप पी चुका, तीसरे कप के लिए उसकी वैल्यू कम होती है, चाय की उसकी उपयोगिता कम होती, तो अगले चाय के कप के लिए 4 ही पान त्यागने के लिए तैयार होता है। फिर 3 चाय पी चुका, चौथी चाय की इसके लिए उपयोगिता कम होती है, तो अगले चाय के लिए 3 ही पान त्यागने के लिए तैयार होता है, फिर अगले के लिए 2 ही और अगले के लिए 1 ही। ये बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी तटस्थ वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। तो इसको हम देखेंगे कि तटस्थ वक्र इस प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं आईसी कर्व। यहां देखिए, पहले 25 पान है और 1 चाय है। अब पान हो गए 16 दूसरे के लिए, दूसरी चाय के लिए पहले देखिए, दूसरी चाय के लिए इसने जो, देखिए मैं ये इसको क्लियर करता हूं, ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5। अब देखिए, पहले पान के लिए
पहले के लिए इतना त्याग करता है, देखिए 16 यानी ए भी त्याग किया इसने। फिर अगले के लिए त्याग कम करता है, 16 के बाद आता है 13 पर सी डी त्याग किया। उसके बाद और त्याग कम करता है, 16 के बाद 11 पर आता है सी डी के बाद ई एफ और उसके बाद जी एच। इस प्रकार से देखिए जो त्याग है वो यहां 20, उसके बाद 16, उसके बाद 13, उसके बाद 11 और अगर और आगे लेंगे तो त्याग कम करता जाता है। यानी हर एक एक्स वस्तु के लिए पहले इसने 5 पान त्यागे, उसके बाद 4 ही, उसके बाद देखिए 3 ही, उसके बाद 2 ही, यानी ये दूरियां गिरती चली जाती है। ये सीमांत प्रतिस्थापन के तहत तटस्थ वक्र में गिरती हुई होती है। हमको यहाँ ये ध्यान रखना है कि तटस्थ वक्र जो है इसके हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर मिलती है। यहाँ पर भी संतुष्टि एक्स, यहाँ पे भी संतुष्टि एक्स, यहाँ पे भी संतुष्टि एक्स, यहाँ पे भी संतुष्टि एक्स है। यानी तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसका प्रत्येक बिंदु एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है और समान संतुष्टि प्रदान करने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। तो यहाँ देखिए तटस्थ वक्र क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं तटस्थ मानचित्र किसको कहते हैं, इसकी बात करते हैं। यानी तटस्थ वक्र तो वह वक्र है जिसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और समान संतुष्टि मिलने के कारण ये उदासीन रहता है। दूसरी चीज देखिए तटस्थ मानचित्र, अगर एक ही कर्व में बहुत सारे तटस्थ वक्र बना दे, या IC1, ये बना दिया दूसरा IC2, ये बना दिया IC3, यानी दो वस्तुओं के संयोग के बहुत सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। मान लो X वस्तु है रोटी और Y वस्तु है सब्जी। तो घर में छोटा बच्चा है, उसके लिए रोटी और सब्जी कम चाहिए, उससे बड़े बच्चे को थोड़ी रोटी ज्यादा चाहिए, थोड़ी सब्जी ज्यादा चाहिए, उससे बड़े बच्चे को थोड़ी रोटी और ज्यादा, थोड़ी और सब्जी ज्यादा। या घर में महिला है, उसको रोटी और ज्यादा चाहिए, सब्जी और ज्यादा चाहिए, और घर का पुरुष है, उसको और रोटी ज्यादा चाहिए और सब्जी। यानी दो वस्तुओं के संयोग के लिए बहुत सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। यानी अगर एक ही चित्र में बहुत सारे तटस्थ वक्र को बनाए, एक ही चित्र में अगर हम एक से अधिक तटस्थ वक्र को बनाते हैं तो उसे उदासीनता मानचित्र या तटस्थ मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। दो वस्तु के लिए बहुत सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे मानचित्र। अब देखिए तटस्थ वक्र का गणितीय रूप हम देखेंगे कि क्या होता है तटस्थ वक्र। अगला देखते हैं, अगला तटस्थ वक्र का गणितीय रूप। का गणितीय रूप आपके कई बार पूछा जाता है। यानी गणितीय रूप क्या है, यानी यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ x1 वस्तु, x2 वस्तु, x3 वस्तु, xn वस्तु। यानी कुल उपयोगिता जो है विभिन्न वस्तुओं का फलन होती है, जिसको हम मान लीजिए इसको एक k स्थिर राशि के मान लेते हैं। यानी जो k एक स्थिर राशि है और हम जो हमारी दो वस्तुएं हैं वो x वस्तु हो सकती है और y वस्तु हो सकती है। तो हमारी जो कुल उपयोगिता है फंक्शन होती है x और y की। ये इसका गणितीय रूप है तटस्थ वक्र का। और यहाँ यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, यानी उपयोगिता स्थिर रहती है। हर बिंदु पर एक उपभोक्ता की संतुष्टि स्थिर रहती है, इसलिए u के बाद हम 0 लिख देते हैं, यानी संतुष्टि स्थिर रहती है। ये इसका गणितीय रूप है। बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपके इतना कोर्स में नहीं है, तो बहुत ज्यादा डीप में हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए तटस्थ वक्र की मान्यताएं क्या क्या है, उसके बाद हम तटस्थ वक्र की विशेषताओं की बात करेंगे। तो देखिए तटस्थ वक्र की मान्यताएं क्या क्या है। मान्यताएं, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तटस्थ वक्र में यह माना जाता है, पहली मान्यता कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है। दूसरी मान्यता कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी वह अपने आय और जो भी उसको वस्तुएं दी हुई है उनमें अपनी संतुष्टि को क्या करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है। इसके अलावा पहली मान्यता हमने मानी थी कि उपयोगिता क्रमवाचक है, यानी उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम प्रदान किए जा सकते हैं 1 2 3 4। हम ये तो कह सकते हैं कि ये अगर हमको यूं दिया जाए कि
एक साइकिल है, दूसरी मोटरसाइकिल है, तीसरी कार है, इसमें से उपयोगिता को क्रम दें तो हो सकता है हम पहला क्रम कार को दें, दूसरा क्रम मोटरसाइकिल को दें, तीसरा क्रम साइकिल को दें। कहने का मतलब है उपयोगिता को हम क्रम दे सकते हैं पर उपयोगिता को माप नहीं सकते। अगली चीज इसमें यह माना जाता है कि उपभोक्ता की जो चॉइस है वो संगत है, यानी अगर उपभोक्ता ए की तुलना में बी को पसंद करता है और बी की तुलना में ए सी को पसंद करता है तो ए की तुलना में मतलब ए को पसंद करेगा सी की तुलना में। अगर उपभोक्ता को बी से ए में उपयोगिता ज्यादा लगती है और सी से बी में ज्यादा लगती है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ए से सी में ज्यादा लगेगी। आप इसको यूं समझ लें, मान लीजिए ए की उपयोगिता है 90, बी की उपयोगिता है 60 और सी की उपयोगिता है 30। तो यहाँ फर्स्ट में 90 उसको ज्यादा लगती है 60 से और 60 ज्यादा लगती है 30 से, तो ऐसा नहीं होगा कि 90 से 30 ज्यादा लगेगी, यानी ए ग्रेटर देन सी नहीं हो सकता है। यानी उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता रहती है। अगर वो ए को ज्यादा पसंद करता है बी से, बी को ज्यादा पसंद करता है सी से, तो जब भी ए बी सी मिलेंगे वह हमेशा ए को बी से ज्यादा पसंद करेगा और बी को सी से, और ए को पसंद करेगा सी से, यानी उसमें संगतता रहती है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये माना जाता है कि उपभोक्ता की जो उपयोगिता है वो वस्तु के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर वो वस्तु का उपभोग ज्यादा करता है तो उसकी उपयोगिता गिरती है और कम उपभोग करता है तो उपयोगिता रहती है, ज्यादा होती है। ये हम इसको मान लेते हैं। अब इसके अलावा सीमांत प्रतिस्थापन की दर तटस्थ वक्र में गिरती होती है। जैसे हमने देखा कि पहले चाय के कप के लिए वो 5 पान त्यागने के लिए तैयार था, अगले चाय के कप के लिए वह 4 ही पान त्यागने के लिए था, अगले चाय के कप के लिए वह 3 ही पान त्यागने के लिए था। इसका मतलब है हम ये भी मानते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। अब बात करते हैं तटस्थ वक्र की विशेषताएं। देखिए इसके बारे में अलग से भी वीडियो है, आप उसमें और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं केवल आपकी किताब के हिसाब से ही ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बता रहा। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं, जो विशेषताएं इसमें दे रखी है वही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा। पहली चीज देखिए, तटस्थ वक्र की विशेषताओं की हम बात करते हैं तो पहली इसकी विशेषता होती है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। यानी देखिए पहली विशेषता ढाल ऋणात्मक होता है। देखिए 4 प्रकार के ढाल होते हैं, ये पहले पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये देखिए 4 ढाल। ये ढाल होता है क्षैतिज, ये ढाल होता है लंबवत, ये ढाल होता है धनात्मक, ये ढाल होता है ऋणात्मक। अब देखिए तटस्थ वक्र क्षैतिज ढाल का नहीं हो सकता। कैसे? एक्स ये वाई वस्तु है, यहाँ पे भी वाई वस्तु है और यहाँ पर एक्स वस्तु है। यहाँ पर ए बिंदु पर एक्स वस्तु है x1 और वाई वस्तु है y1, और बी बिंदु पर एक्स वस्तु ज्यादा है। तो यहाँ बी पर संतुष्टि ज्यादा होगी ए की तुलना में, क्योंकि बी पर एक्स वस्तु ज्यादा है, वाई वस्तु तो बराबर पर एक्स वस्तु ज्यादा है, क्योंकि बी पर ओ y1 प्लस ओ x2 है, जबकि ए पर है ओ y1 प्लस ओ x1, यानी एक्स वस्तु वाई वस्तु तो दोनों में बराबर है, पर बी पर एक्स वस्तु ज्यादा है तो संतुष्टि बी पर ज्यादा होगी, ए पर संतुष्टि कम होगी। अब संतुष्टि अगर बराबर नहीं है तो ये तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखिए इसमें ये एक्स वस्तु है x1, ये वाई वस्तु है या y1 और ये वाई वस्तु है y2। ए बिंदु और ये बी बिंदु, ए बिंदु पर वाई वस्तु है y1, एक्स वस्तु है x1, और बी बिंदु पर वाई वस्तु है y2 और एक्स वस्तु है x1, यानी x1 वस्तु तो दोनों में बराबर है, पर इसमें y ज्यादा है इसमें कम है, तो बी पर संतुष्टि ज्यादा होगी ए की तुलना में। इस कारण से ये भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है। तीसरा देखिए, ए बिंदु पर एक्स वस्तु x1 है, वाई वस्तु y1 है, और बी बिंदु पर एक्स वस्तु x2 है, वाई वस्तु y2 है, ए पर और बी पर। तो ए पर ये एक्स वस्तु OX1 प्लस OY1 है और बी पर OX2 प्लस OY2 है, तो बी पर दोनों वस्तु ज्यादा है इसलिए संतुष्टि ज्यादा होगी। तो ये भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि बी पर संतुष्टि ज्यादा है, ए पर संतुष्टि कम है। अब यहाँ देखिए ए बिंदु पर वाई वस्तु ज्यादा है, एक्स वस्तु कम है, और यहाँ वाई वस्तु कम है तो एक्स वस्तु ज्यादा है। तो यहाँ देखिए ए और बी, यहाँ ए पर एक्स वस्तु x1 है पर वाई वस्तु ज्यादा है,
या x वस्तु ज्यादा है तो y वस्तु कम है, तो दोनों पर संतुष्टि बराबर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है यहाँ x वस्तु के रूप में 200 के नोट और y के 50 के 4 नोट हो, या एक नोट हो और ये नोट जो है हो सकता है ये 8। तो यहां देखिए 600, तो ये देखिए यहाँ पे भी 400 रुपए हुए, यानी ये 100 का नोट है और ये 50 का नोट है। तो ये 300 और 100 400, और यहाँ 200 और 200 400, यानी दोनों पर संतुष्टि बराबर है। तो यानी पहली तटस्थ वक्र की विशेषता यह है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक ही होता है, धनात्मक ढाल नहीं हो सकता, क्षैतिज नहीं हो सकता, लंबवत भी नहीं हो सकता, और ये धनात्मक भी नहीं हो सकता। तटस्थ वक्र का ढाल क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। पहली तटस्थ वक्र की विशेषता क्या हुई कि तटस्थ वक्र का ढाल कभी भी, तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। पहली विशेषता के रूप में हमने ये देखा। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज तटस्थ वक्र जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। दूसरी इसकी विशेषता, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यानी दो तटस्थ वक्र, ये IC1 वक्र है और ये IC2 वक्र है, तो ये एक दूसरे को नहीं काट सकते। मान लो ये बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु अगर काटते हैं तो देखिए ए बिंदु है, ए बिंदु पर y वस्तु y3, बी बिंदु पर y वस्तु y2 और सी बिंदु पर y वस्तु y1, और x वस्तु यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। तो अगर देखिए a और c, मान लो a और c एक ही बिंदु पर, एक ही तटस्थ वक्र पर है, दोनों IC1 पर है। ए बिंदु और सी बिंदु दोनों IC1 पर है। ए पर संयोग है y वस्तु का y3, x वस्तु का x1, और ये सी पर संयोग है OY1 प्लस OX2, ये दोनों बराबर, क्योंकि एक ही वक्र पर है तो संतुष्टि बराबर होगी। इसी प्रकार से ए और बी एक ही वक्र पर है IC2 पर, तो यहां भी संतुष्टि बराबर होगी ए और बी पर। तो ए वस्तु पर है OY3 प्लस OX1, और ये है OY2 प्लस OX2। बी पर है y वस्तु y2, x वस्तु x2, ए वस्तु पर, ए पर y वस्तु y3, x वस्तु x2। अब देखिए a बराबर है c के और a बराबर है b के, तो c बराबर होना चाहिए b के, तो c है OY1 प्लस OX2, बराबर होना चाहिए OY2 प्लस OX2 के। OX2 से OX2 कट गया, OY1 बराबर नहीं है OY2 के। इसका मतलब है दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, कभी भी तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये हमारा इसमें प्रूव हो गया। इसके बाद देखिए तटस्थ वक्र की और विशेषताएं हम देखते हैं। पहली विशेषता हमने करी एक दूसरे को काटते नहीं। दूसरी विशेषता ये, तीसरी विशेषता देखेंगे, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तीसरी विशेषता देखेंगे, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इसका मतलब है किसी सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। तो देखिए कैसे होता है। ये तटस्थ वक्र, हर x वस्तु की एक अतिरिक्त, x वस्तु की x1 मात्रा, x2 मात्रा, x वस्तु की x3 बराबर मात्रा हम ले रहे हैं x4। तो यहां देखिए y वस्तु का जो त्याग किया जाता है वो घटता है। पहले त्याग होता है AB, y5 y4, फिर त्याग होता है CD, कम होता है देखिए पहले से। पहले त्याग 5 का किया, अभी देखिए 4 का ही किया, और अभी देखिए y2 3 का ही किया, और अगर हम लेंगे y5 x5 तो ये देखिए और कम आएगा, ABCDEF GH 2 का ही हो सकता है। यानी देखिए तटस्थ वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। अगर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है तो उसको ये माना जाता है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इसके अलावा तटस्थ वक्र की कुछ और विशेषताएं भी है। ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, नीचा तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को बताता है। चौथी विशेषता, पांचवी, तटस्थ वक्र कभी भी किसी अक्ष को नहीं छूते हैं।
इसके अलावा तटस्थ वक्रों के मध्य दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है, ये दूरियां कम ज्यादा भी इनके बीच में हो सकती है। दो से अधिक वस्तु लेते हैं तो तटस्थ वक्र की सरलता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो तटस्थ वक्र सीधी रेखा की बात ही होता है, और पूर्ण पूरक होती है तो एल आकार का होता है। चूंकि आप लोगों के कोर्स में इतना ज्यादा दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे। अब एक बात आती है तटस्थ वक्र में, एक और चीज आती है जो हम कर चुके हैं, आपको एक बार और समझा देता हूं। वो अति सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कई बार ये पूछ ली जाती। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? X वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करने के लिए उपभोक्ता Y वस्तु की जो मात्रा त्यागने के लिए तैयार होता है, उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर की संज्ञा दी जाती है। जैसे हमने पहले देखा एग्जांपल, X वस्तु 1 2 3 4 5 6, Y वस्तु यहाँ 25 थी, फिर 20 हो गई, 16 हो गई, 13 हो गई, 11 हो गई, 10 हो गई। यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X टू Y है। एक X लेने के लिए इसने एक X लेने के लिए 5Y का त्याग किया, फिर एक X बढ़ाने के लिए इसने 4Y का त्याग किया, फिर एक X बढ़ाने के लिए 3Y का त्याग किया, एक X बढ़ाने के लिए फिर 2Y का त्याग किया, फिर एक X बढ़ाने के लिए 1Y का त्याग किया। यानी यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। और आप इसको कार्यों में भी देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा कि देखिए हर X की एक मात्रा बढ़ाएंगे। X की मात्रा X1 से मैं X2 करना चाहता हूँ, X3 करना चाहता हूँ, X4 करना चाहता हूँ, X5 करना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें पहले त्याग किया इतना, ये देखिए त्याग हुआ AP, फिर त्याग जो हुआ वो CD कम हुआ, फिर त्याग हुआ EF वो कम हुआ, फिर त्याग हुआ GH। तो देखिए पहले 5 का त्याग किया, ये देखिए अब 4 का त्याग किया, अब 3 का त्याग किया, अब 2 का त्याग किया, ये Y2 Y3 Y4 Y5 Y6। इस प्रकार से तटस्थ वक्रों पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, इसीलिए ये मूल बिंदु के प्रति उन्नोत्तर भी इनको कहा जाता है। अब देखिए हम देखते हैं बजट रेखा किसको कहते हैं, फिर लास्ट हम देखेंगे उपभोक्ता का संतुलन। एक और चीज हमको देखनी पड़ेगी, चौथी विशेषता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तटस्थ वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी अधिक संतुष्टि को बताएगा। एक चौथी विशेषता हम याद रख लेते हैं, ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। देखिए ये तटस्थ वक्र है IC1, ये दूसरा है IC2, ये IC3। तो जितना वक्र ज्यादा होगा X और Y उतनी ज्यादा होगी। यहाँ X1 से X2 हो गई, यहाँ X3 हो गई, और Y वस्तु Y1 थी, यहाँ Y2 हो गई, यहाँ Y3 हो गई। तो A बिंदु से संतुष्टि B पर जाता है, B से C पर जाता है। यानी तटस्थ वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी अधिक संतुष्टि को बताएगा, और तटस्थ वक्र जितना नीचा होगा उतनी कम संतुष्टि को बताएगा। अब देखिए बजट रेखा किसको कहते हैं? बजट रेखा वह रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता का खर्चा बराबर होता है, उसको बजट रेखा कहते हैं। मान लीजिए X वस्तु है 10 रुपए की और Y वस्तु है 20 रुपए की, तो और उपभोक्ता की इनकम कुल 100 रुपए है। तो देखिए क्या करेंगे बजट रेखा को, X वस्तु ये 10 ले सकता है, 2 4 6 8 10। अगर पूरी X वस्तु ले तो ये 10 ले सकता है, और पूरी Y वस्तु ले तो 1 2 3 4 5 ले सकता है। तो ये रेखा बजट रेखा कहलाती है। इसके हर बिंदु पर, A बिंदु पर खर्चा बराबर है, B बिंदु पर भी खर्चा बराबर है, C बिंदु पर भी खर्चा बराबर होगा, D बिंदु पर भी खर्चा बराबर होगा, E बिंदु पर भी खर्चा। देखिए A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु, E बिंदु और F बिंदु। एक देखिए M बराबर होता है PX गुणा X प्लस PY गुणा Y, ये भी हमने पढ़ा था। A बिंदु पर X वस्तु 10 रुपए की ली 0, A बिंदु पर X वस्तु 0 की ली, और Y वस्तु 20 रुपए की 5 ली, खर्चा हुआ 100 रुपए का। B बिंदु पर 10 रुपए वाली वस्तु ली 2, देखिए B बिंदु पर 10 रुपए वाली 2 ली, और 20 रुपए वाली वस्तु ली 4, तो खर्चा हुआ 100 रुपए का। C बिंदु पर 10 रुपए वाली ली 3 और 4 और 20 रुपए वाली 3, तो खर्चा हुआ 100 रुपए का। D बिंदु पर 10 रुपए वाली वस्तु ली 6, 20 रुपए वाली वस्तु ली 2, तो खर्चा हुआ 100 रुपए का।
यानी इस बजट रेखा वह रेखा होती है जिसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता का खर्चा बराबर होता है। प्रत्येक बिंदु पर आप देखिए, ए पर भी 100 रुपए का खर्चा, बी पर भी 100 रुपए का, सी पर भी 100 रुपए का, डी पर भी 100 रुपए का, ई पर भी 100 रुपए का, हर बिंदु पर इसका खर्चा बराबर होता है। उसको बोलते हैं बजट रेखा। क्लियर? अब देखिए, बजट रेखा का ढाल निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देते हैं। यानी बजट रेखा के हर बिंदु पर खर्चा बराबर होता है, आपको ये याद रखना है। अब बजट रेखा का ढाल किस प्रकार से निकालते हैं वो भी आपके कोर्स में है, तो वो भी आप देखेंगे। बजट रेखा का ढाल देखिए, एम बराबर होता है पी एक्स गुणा एक्स प्लस पी वाई। ये y बराबर a प्लस बी एक्स के रूप में रखते हैं इसको, तो y को इधर लाएंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो मैंने पी वाई गुणा y, तो ये हुआ m माइनस पी एक्स गुणा एक्स। क्या किया? पी एक्स, इसको एक स्टेप में यूं करता हूं, m माइनस पी एक्स गुणा एक्स करता हूं, तो बचेगा पी वाई गुणा वाई। इसको इधर लिखा पी वाई गुणा वाई, ये इधर लिखा m माइनस पी एक्स गुणा एक्स। तो y बराबर m बटे पी वाई माइनस पी एक्स बटे पी वाई गुणा एक्स। तो ये बजट रेखा का ढाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का पी एक्स बटे पी वाई। ऋणात्मक ढाल युक्त होती है बजट रेखा, और ये लंब है और ये आधार है। इस प्रकार से बजट रेखा का ढाल निकालते हैं, जिसको कि m स्मॉल m से बता रखा है माइनस पी एक्स बटे पी वाई। अब देखिए, ये बजट रेखा पर उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं। हम पहले से देखिए, उपभोक्ता का संतुलन, हम बजट रेखा समझ चुके हैं कि बजट रेखा के हर बिंदु पर खर्चा बराबर होता है। ये हम जान चुके हैं कि ये बजट रेखा है, इसके हर बिंदु पर उपभोक्ता का खर्चा बराबर होता है, ये हम जान चुके हैं। अब देखिए, ये पहला आईसी वक्र है, ये दूसरा आईसी वक्र है, ये तीसरा आईसी वक्र है, ये चौथा आईसी वक्र है, आईसी 4। ये है एक पी बिंदु, क्यू बिंदु, आर बिंदु, एस बिंदु, टी बिंदु, यू बिंदु। अब देखिए, बजट रेखा के पी बिंदु, क्यू बिंदु, आर बिंदु, एस बिंदु, टी बिंदु सब पर खर्चा बराबर है। अभी हमने डिस्कस किया था कि बजट रेखा वह रेखा होती है जिसके हर बिंदु पर खर्चा बराबर होता है। अब यहां तटस्थ वक्र है IC1। IC1 इसको P पर काटता है और T पर काटता है, तो IC1 से IC2 पर संतुष्टि ज्यादा होती है। 100 रुपया खर्च करके अगर ये नीचे वक्र पर रहता है तो इसकी संतुष्टि कम होती है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए ये रोटी है और ये सब्जी है। आप होटल में गए, आपने 90 रुपए की सब्जी खरीद ली और केवल एक रोटी खाई, तो आपको 100 रुपए तो खर्च हो गए, पर संतुष्टि आपको नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। या आपने 90 रुपए की रोटियां ले ली और 10 रुपए की लहसुन की चटनी ली, उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी। रुपए यहां पर भी 100 खर्च हो गए, रुपए यहां पर भी 100 खर्च हो गए, क्योंकि बजट रेखा के हर बिंदु पर खर्चा बराबर है। अब आपने क्या किया, सब्जी ज्यादा ले ली, रोटी कम ली, रुपए 100 खर्च हो गए, आनंद नहीं आया। या आपने रोटियां ज्यादा ले ली, सब्जी कम ली, तो ऐसी स्थिति में भी आपको आनंद नहीं आएगा। अगर आपने ये लिया होता कि 60 रुपए की आपने रोटी ली होती सब्जी और 40 रुपए की सब्जी ली होती, तो संतुष्टि आपको ज्यादा मिलती। यानी बजट रेखा पर उपभोक्ता का संतुलन की पहली चीज कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को टच करता है। देखिए, ये वाला काट रहा है, IC1 काट रहा है, IC2 भी काट रहा है, IC3 टच कर रहा है, और IC4 पर हम जा नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा हमारे पास है नहीं, हमारे पास पैसा इतना ही है। तो पहली उपभोक्ता की संतुलन की शर्त है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। दूसरी चीज, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु पर, जो संतुलन बिंदु होगा उस पर तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर होगा। यानी तटस्थ वक्र का ढाल MUX बटे MUY बराबर होगा PX बटे PY। ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त है कि एक तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। दूसरी चीज, संतुलन के बिंदु पर
दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए, तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, नतोदर नहीं होना चाहिए। ये उपभोक्ता के शर्त संतुलन की शर्त है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये बजट रेखा है, ये पहला तटस्थ वक्र है जो नतोदर है और दूसरा तटस्थ वक्र उन्नतोदर है, तो उपभोक्ता का संतुलन क्यू पर ज्यादा होगा, पी पर उपभोक्ता को संतुष्टि कम मिलेगी क्योंकि नीचे वक्र पर है, क्यू पर ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार से बजट रेखा पर उपभोक्ता के संतुलन की मुख्य रूप से 3 शर्त होती है। पहली शर्त ये होती है कि तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। दूसरी चीज, स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र और बजट रेखा दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए। और तीसरी शर्त ये मानी जाती है कि इस बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। इस प्रकार से नतोदर नहीं होना चाहिए, उन्नतर होना चाहिए। तो ये हमने इसमें देखा कि तटस्थ वक्र के माध्यम से, क्रमवाचक विश्लेषण के माध्यम से किस प्रकार से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाया जाता है। इस वीडियो में हमने ये जाना तटस्थ वक्र किसको कहते हैं, तटस्थ मानचित्र किसको कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, तटस्थ वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती है और तटस्थ वक्र से उपभोक्ता के संतुलन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत शॉर्ट में ये सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। आपको और डिटेल में पढ़नी हो तो हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स टाइप करेंगे तो आपको उपभोक्ता का संतुलन का पूरा अलग वीडियो मिल जाएगा, तटस्थ वक्र क्या होता है इसका अलग वीडियो मिल जाएगा, तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, तटस्थ वक्र का ढाल और सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बारे में भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। चूंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए हमने इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि तटस्थ वक्र क्या है, उसका विश्लेषण क्या है। थैंक यू।